नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार आनंद। आप सभी का क्लिक बीपीएससी पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल करने वाले हैं। बिहार स्पेशल का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिस्ट्री करने वाले हैं। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिहार स्पेशल में पढ़ना क्या क्या है, उस चीज को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। बिहार स्पेशल में अभी तक एक क्लास हो चुका है समान परिचय का। समान परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल का हम लोग समान परिचय पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इतिहास। इतिहास में हम लोगों को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों पढ़ना है, तीनों से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को इसका भूगोल पढ़ना है। भूगोल में हम लोगों को सारा कुछ पढ़ना है, जैसे भौतिक विभाजन, पर्वत, पठार। ठीक है। भौतिक विभाजन पढ़ना है। और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जैसे मिट्टी पढ़ना है, हम लोगों को नदी पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है और खनिज पढ़ना है। उसके बाद बिहार स्पेशल का एक जनगणना भी पढ़ लेना है हम लोगों को। बिहार स्पेशल से बिहार का जनगणना 2011। ठीक है। इतना कुछ बिहार स्पेशल में पढ़ना है। और बिहार का राज्य व्यवस्था जो है, जब हम लोग इंडियन पॉलिटी करेंगे तो उसमें अच्छे से पंचायती विभाग और बिहार का विधानमंडल में बिहार में कितने सीट हैं, उसके बाद हम लोगों को विधान परिषद पढ़ लेंगे। उसके बाद विधानसभा के बारे में जान लेंगे, राज्यसभा के बारे में जान लेंगे, वो हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ लेंगे। फिलहाल बिहार स्पेशल में इतना कुछ हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। और समान परिचय की क्लास हो चुकी है। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है। आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार का इतिहास के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। बिहार से क्या इतिहास के बारे में, क्योंकि प्रश्न जो है बिहार से पूछ लिए जाते हैं ये इतिहास से, तो आप लोगों को जो है इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है। और हम लोग आज प्राचीन बिहार का इतिहास प्रारंभ करते हैं। प्राचीन बिहार का इतिहास प्रारंभ करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इतिहास के संदर्भ में एक शब्द आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिसके साक्ष्य लिखित रूप से नहीं मिले हैं मुझे, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को जो है, इसके अंतर्गत पाषाण काल आते हैं। पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीन काल में बांटते हैं। तीनों के साक्ष्य जो है ये बिहार से मिले हैं, इसलिए हम लोगों को तीनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। पहले हम लोग पूरा पाषाण काल देखते हैं। पूरा पाषाण काल में जो है हम लोगों को मुंगेर एवं गया से हस्तकुलारी आदि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। पाषाण काल जो होते हैं ये पत्थरों का काल इसे कहा गया है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, पत्थरों का काल को पाषाण का काल कहते हैं। ठीक है। पाषाण काल तो हम लोगों को मुंगेर और गया से जो है हस्तकुलारी आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भागलपुर से भी साक्ष्य हमें मिले हैं। भागलपुर से साक्ष्य मिले हैं पूरा पाषाण काल का। ठीक है। उसके बाद वाल्मीकि नगर जो ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। यहाँ से भी हम लोगों को उपकरण प्राप्त हुए हैं और नालंदा से भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। ये सारा चीज को आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो ऑप्शन में दे दिया जाता है मुंगेर, गया, वाल्मीकि नगर, भागलपुर। तो आपको वहां पे ध्यान रखना है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है, ये से पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। और मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पूरा पाषाण काल का जो अर्थव्यवस्था था, यायावरी अर्थव्यवस्था था, इसको भी याद रखना है। पूछा जा सकता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसा थी पूरा पाषाण काल का, तो यायावरी अर्थव्यवस्था थी, इसको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में मुंगेर से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से भी छोटे आकार के तेज धार औजार प्राप्त हुए। जैसे कि आप अगर बिहार का मैप देखते हैं, ये अगर बिहार का मैप है, बिहार का मैप देखते हैं तो यहाँ पर मुंगेर पड़ता है। ये झारखंड से जो सटे जिला है तो वहां से हम लोगों को जो है मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलता है। यहाँ पे मुंगेर पड़ता है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। मैप से भी आपको ध्यान रखना है कि मैप में जो है मुंगेर कहाँ पे है और कहाँ से साक्ष्य मिले, इस चीज को देख करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है।
उसके बाद मध्य पाषाण काल से मुंगेर से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नव पाषाण काल देखते हैं। नव पाषाण काल में जो वैशाली, वैशाली से जो चेचर, चेचर एक जगह, चेचर और चिरान, अधिकतर जगह पर आप देखते होंगे प्रश्न में चेचर और चिरान दिया जाता है, जिला का नाम नहीं दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस चीजों को ध्यान में रखना है, चेचर और चिरान। चेचर जो है वो वैशाली में पड़ता है, चिरान जो है वो सारण में पड़ता है। अस्थि उपकर 1962 में उत्खनन किया गया था इसका, ठीक है। ये भी डेट आपको याद रखना है। और पटना मनेर, मनेर से भी जो है नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद गया से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग आते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल किसको कहते हैं? तांबा के युग को हम लोग पत्थर का युग और प्लस पत्थर के युग के बाद जो है तांबा का युग जब प्रारंभ हुआ तो तांबे के युग को ही हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं, ठीक है। पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग होना प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल के जो साक्ष्य हमें सोनपुर से मिले हैं, ताराडीह से मिले हैं, मनेर से मिले हैं, चिरान से मिले हैं और चेचर से मिले हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ताम्रपाषाण काल के, ठीक है। तो ये पाषाण काल का हो गया, ये सारा डिटेल। उसके बाद हम लोग वैदिक काल में आते हैं। तो वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ मिथिला के क्षेत्र में आर्यों का आगमन हुआ। तो उत्तर वैदिक काल का जो सेशन है वो 1000 से लेके 600 के बीच बीसी, ठीक है। उसके बाद ऋग वैदिक काल का जो सेशन है, ऋग वैदिक काल का 1500 से 1000 है। ये आपको डेट याद रखना है, ठीक है। इसका 1000 से 600, 800 ईसा पूर्व के आसपास, 800 बीसी के आसपास जो है ये आर्यों का आगमन हुआ था मिथिला के क्षेत्र में, ठीक है। आपको ये याद रखना है 800 बीसी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मिथिला के क्षेत्र में आर्यों का आगमन हुआ था। उसके बाद विदेह महादेव की कहानी सतपथ ब्राह्मण से मिलती है और बिहार का जो नाम है वो सबसे पहले सतपथ ब्राह्मण से ही मिलती है। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। बिहार के बारे में हम लोग सबसे पहले सतपथ ब्राह्मण से पढ़ते हैं, ठीक है। ये याद रखना आपको, विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। सरस्वती नदी के तट पर रहते थे विदेह माधव जी जो थे, वो सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। अथर्ववेद में वरात्य शब्द का प्रयोग किया गया, अथर्ववेद में वरात्य शब्द का प्रयोग किया गया मगध राज्य के लिए, मगध राज्य के लिए वरात्य शब्द का प्रयोग किया गया। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वरात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लिए किया गया है, तो इस चीजों को ध्यान में रखना। और किस वेद में किया गया, इस चीजों को भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। ये सब बातों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद जब वैदिक काल का अंत हुआ, जब वैदिक काल पतन की ओर बढ़ा, तो उसके बाद जो है दो नास्तिक संप्रदाय के शुरू हुए, दो नास्तिक संप्रदाय धर्म शुरू हुए। एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये टॉपिक एक्चुअली में है क्या, इंडियन हिस्ट्री का है। तो इंडियन हिस्ट्री में इस टॉपिक को हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल तो बौद्ध धर्म का एक नास्तिक संप्रदाय और जैन धर्म, जिनके 24वें तीर्थंकर महावीर थे। ये सब चीज के बारे में हम लोग इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा बेहतर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, इसके पतन के बाद ये दोनों का आगमन हुआ था, ठीक है। इतना हम लोग जान लेते हैं और इसे इंडियन हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग महाजनपद देखते हैं। महाजनपद जो है, महाजनपद कुल 16 महाजनपद थे, ठीक है। कुल 16 महाजनपद में बिहार में जो थे 3 महाजनपद थे, एक मगध, एक अंग, एक वज्जीसंग। आप अगर देखते हैं तो 3 महाजनपद मगध, पटना, नालंदा, ये तीनों जो है मगध से संबंधित थे। और अंग महाजनपद जो भागलपुर का संबंध अंग महाजनपद से था। और वज्जीसंग जो वैशाली, माना जाता है कि विश्व का पहला गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वैशाली में ही था, ठीक है। इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मगध महाजनपद की राजधानी जो थी, पहले माना जाता है कि मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी, ये प्रश्न बीपीएससी 66 में भी पूछा गया है। मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी हुआ करती थी। तो एक शासक आया था उदयन, जिसने पाटलिपुत्रा का स्थापना किया था। तो पाटलिपुत्रा का स्थापना करने के बाद जो है उदयन जो है वो मगध का राजधानी बनाया पाटलिपुत्रा, ठीक है। पहले राजगिरी हुआ करता था। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी। अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी और वज्जीसंग का राजधानी वैशाली था, ठीक है। ये बातों को आपको ध्यान रखना। और 8 सदस्यों से मिलकर जो है वज्जीसंग बनाया गया था, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जब महाजनपद, कुल 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में
मगध महाजनपद जो है ये उभर कर सामने के लिए आया, इसका विकास हुआ, ये उभर कर सामने में आया। और मगध महाजनपद का जो है पहला शासक माना जाता है हर्यक वंश को। हर्यक वंश जो है वो हर्यक वंश को माना जाता है, लेकिन पुराणों के अनुसार अगर देखा जाए, पुराणों के अनुसार देखा जाए तो मगध साम्राज्य का पहला शासक जो है विरिधरथ वंश, विरिधरथ था। विरिधरथ वंश के संस्थापक विरिधरथ ही थे, लेकिन वास्तविक अगर देखा जाए वास्तविक शासक तो हर्यक वंश का जो है स्थापना हुआ था वास्तविक। ठीक है, तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे और इसे वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना है। बिंबिसार थे, तो बिंबिसार थे, इन्होंने 544 ईसा पूर्व में जो है ये हर्यक वंश का स्थापना किया था। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना है। और बिंबिसार के एक पुत्र थे अजातशत्रु। बिंबिसार के एक पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया क्योंकि इन्होंने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना है। और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी थी। ठीक है, अजातशत्रु के बारे में थोड़ा हम लोग जान ले। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के समय में। ये बातों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, और बौद्ध संगति के बारे में चारों डिटेल हम लोगों को बौद्ध धर्म में पढ़ना है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। और ये जितने भी वंश है इसके बारे में हम लोग इंडियन हिस्ट्री में अच्छे से क्लियर करेंगे। बिहार स्पेशल में फिलहाल हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है इसको इंडियन हिस्ट्री में बेहतर ढंग से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। ठीक है, इसको अच्छे से क्लियर करना है। फिलहाल हम लोग हर्यक वंश का देख रहे थे। हर्यक वंश में अजातशत्रु का बेटा था उदयन, जिसने पाटलिपुत्रा का स्थापना किया था और राजधानी भी बनाया था मगध का। ठीक है, और अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। और प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हर्यक वंश जो था, हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था वो नागदशक था। उसकी हत्या करने के बाद जो है शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ। शिशुनाग वंश का स्थापना जो है वो शिशुनाग ही किए थे। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद जो फिर नंद वंश आया। नंद वंश जो है, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हुआ करते थे। महापद्म नंद वंश के अंतिम शासक जो धनानंद थे, जिसके साथ युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। और धनानंद जो थे उसी ने चाणक्य को अपमान किया था और चाणक्य ने इनसे बदला लेने के लिए सोच लिया था और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद, उनको पराजित कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद मौर्य वंश का स्थापना हुआ। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के प्रधानमंत्री जो थे वो चाणक्य थे। ठीक है, मौर्य वंश फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है 5 लाख सेना से पूरे भारत को रोंद डाला था। ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है लड़ाई सेल्यूकस निकेटर से भी हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजय हुए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक बेटा था बिंदुसार, फिर उसके बाद वो गद्दी पर बैठे। बिंदुसार के बाद फिर अशोक बैठे। तो आपको क्रम भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर मौर्य वंश का अंतिम शासक विरिधरथ था। विरिधरथ की हत्या करने के बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना किया था। और शुंग वंश के बाद जो है फिर कण्व वंश का आया। फिर कण्व वंश के शासक जो थे, प्रथम शासक जो थे वसुमित्र थे। फिर वसुमित्र फिर शासन किए। फिर उसके बाद कुषाण वंश आया। कुषाण वंश के संस्थापक कुजलकुट पिसेसस थे। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर गुप्त वंश ने शासन किया। फिर गुप्त वंश के समय में गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और श्रीगुप्त ने 275 बीसी में गुप्त वंश का स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद गुप्त वंश के बाद फिर पाल वंश है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश में आप देखेंगे एक से एक शासक आए। जैसे आप देखा जाए तो समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो जिसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम है। इस तीनों इसके बारे में गुप्त वंश और मौर्य वंश, इससे प्रश्न ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम लोगों को सारे को एक बार अच्छे से डिस्कशन इंडियन हिस्ट्री में करेंगे। अभी फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये वंश को पढ़ने हैं और इसको अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश में एक शासक हुआ करते थे कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना के समय में गुप्त वंश का शासक कौन था, किसके शासनकाल में हुई थी,
नालंदा विश्वविद्यालय को जो क्षति पहुंचाई थी वो बख्तियार खिलजी थी, जिसको हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे, या जब इनका मध्यकालीन पढ़ेंगे बिहार का तो उस समय भी थोड़ा चर्चा किया जाएगा उस पर, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने इसे तहस नहस कर दिया था कहा जाता है। तो और उसके बाद हम लोग पाल वंश को पढ़ेंगे। पाल वंश का जब स्थापना होता है उस समय में वर्धन वंश का शासन चल रहा था, हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। तो उसी समय में बंगाल और बिहार में एक वंश उभर कर सामने आया, पाल वंश। पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसको भी बर्बाद किसने किया था? बख्तियार खिलजी नहीं किया था, ठीक है। पाल वंश में और भी बहुत सारे शासक है, जैसे धर्मपाल को आप देख लीजिए। इस सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। धर्मपाल, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। ये भी देखना है हमको, ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पाल वंश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी वंश हैं सभी वंश से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और सभी को हम लोग इंडियन हिस्ट्री में अच्छे से क्लियर करेंगे, और जल्द ही क्लियर करेंगे। इंडियन हिस्ट्री भी जल्द ही प्रारंभ होगा, ठीक है। ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। इन चीजों के बारे में हम लोग जाने। आज प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़े हैं, बिहार स्पेशल में। तो प्राचीन बिहार के इतिहास में हम लोग पाषाण काल के बारे में जाने। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन तीनों के बारे में हम लोग जाने, कहाँ कहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, इनको थोड़ा आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम लोग ताम्र पाषाण काल पढ़े। उसके बाद हम लोग वैदिक काल पढ़े। वैदिक काल में ऋग वैदिक काल से संबंधित बिहार का नहीं है। बिहार में जो आगमन हुआ है तो वो उत्तर वैदिक काल में और 800 BC में हुआ है, ठीक है। ये सब चीजों को हम लोग ध्यान दिए। उसके बाद विजय माधव की कहानी सतवत ब्राह्मण से मिलती है, और बिहार की चर्चा सबसे पहले सतवत ब्राह्मण में ही हुई है। ये बातों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद वरात शब्द का प्रयोग हुआ मगध राज्य में, ये सब बातों को ध्यान में रखना है। और बिहार से 3 महाजनपद का जो है, हम लोग 3 महाजनपद के बारे में बिहार से जानते हैं, ठीक है। मगध और अंग और वज्जी, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा की। उसके बाद सभी वंश के जो है अलग अलग, मगध का जब उत्कर्ष होने के बाद जो वंश आए सभी को कर्मानुसार हम लोगों ने देखा। और उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम लोगों ने जाना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रश्न ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ना है। और सभी जितने भी वंश आए हैं लगातार सभी वंश को कर्मानुसार हम लोगों को अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। ये रहा प्राचीन बिहार का इतिहास। हम लोग अगले वीडियो में मध्यकालीन बिहार का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को, आधुनिक बिहार का इतिहास को पढ़ेंगे। तो ऐसे हम लोग सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे और अच्छे से सारा कुछ क्लियर करेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल से प्रश्न बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं बिहार के एग्जाम में। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं थोड़ा सा एक बात और बता दूं आपको, अगर टेस्ट सीरीज देना हो आप लोगों को ऑनलाइन, तो आप लोग टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, @ABINASSPTS। आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं आप इस ग्रुप को। इस ग्रुप के माध्यम से आप क्यूज दे सकते हैं, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो आपको PDF भी उपलब्ध होगा और टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध होगा, ठीक है। आप वहां से टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, BPSC का भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो ABINASS@KX आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं आप, ठीक है। और टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, PDF भी वहां से मिल सकता है आपको, तो ठीक है। और आपको इतना प्राचीन बिहार का इतिहास में ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको इतना ही पढ़ना है, इसी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो भी चीज मैंने बिहार स्पेशल में प्राचीन बिहार के इतिहास में नहीं पढ़ा है उसे मैं इंडियन हिस्ट्री में चर्चा करूंगा और अच्छे से चर्चा करूंगा, ठीक है। ये सब चीजों को ध्यान में रखना, इस चीजों को आप लोगों को याद कर लेना है और 2-3 बार वीडियो को देख लेना है। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें, और इस वीडियो को अवश्य देख लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।